अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, वालेकुम अस्सलाम। जी, सेंटर ऑफ मैनुअल थेरेपी सेशन स्टार्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ओके, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मेरा नेम डॉक्टर सायरा है। आई एम सीनियर लेक्चरर एट एफ्रो एशिया इंस्टीट्यूट। आई एम आल्सो अ कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट ऑफ पाकिस्तान फ्री ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा मेरी एक अपनी एसोसिएशन है बाय द नेम ऑफ मल्टी टैलेंटेड मेडिकोस MTM, जहाँ पे डिफरेंट लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है। वहाँ पे उन लोगों को जो है वो सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और फ्री कैंप्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और मेरा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डैट इज़ शटिका। ओके जी, CMT स्टार्ट करें हम। वालेकुम अस्सलाम अदीर रहमान। ओके, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ CMT के, जिन्होंने हम सब लोगों को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जहाँ पे हम सब लोग जो है सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। तो ये बहुत ब्लेसिंग है कि आप लोगों ने हम सब लोगों को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर निदा एंड आल्सो डॉक्टर दिलीप, प्रेसिडेंट ऑफ CMT, कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया है कि मैं अपना लेक्चर जो है आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं शटिका क्या होता है। इस सेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ऑब्जेक्टिव ये होंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि शटिका क्या होता है, देन शैटिक नर्व क्या होती है, उसकी एनाटॉमी क्या होती है, वो कहाँ से पास करती है, किन स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती है, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद डिस्कस करेंगे कैसे शैटिक नर्व जो है वो शटिका में चेंज होती है, एक्चुअल कौन से इसके कॉजेज होते हैं जो इसको नॉर्मल चीज़ को उसकी पैथोलॉजिकल चीज़ के अंदर चेंज करती है। तो ये सारे कॉजेज, उसकी एटोलॉजी को डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो पेशेंट है आपके पास आता है, किन साइन एंड सिम्टम्स के साथ आपको प्रेजेंट करता है कि आप डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट को शटिका है। इसके अलावा कौन से जो है एग्जामिनेशन के पॉइंट हैं कि हम एग्जामिन करते हैं कि इस पेशेंट के अंदर इन पॉइंट को मद्देनजर रखा जाएगा। तो एग्जामिनेशन किया जाता है। एग्जामिनेशन के बाद कैसे जो है क्रिटिकल जो टेस्ट होते हैं, जो क्लिनिकल कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, वो टेस्ट परफॉर्म करके कैसे शटिका को डायग्नोस किया जाता है। तो उसके कुछ टेस्ट होंगे, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। देन मेन जो इसका है ट्रीटमेंट कैसे है, ये शटिका नर्व जो है जो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन में चेंज होती है, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। क्या उसको मेडिकली ट्रीट किया जाता है, विद मेडिसिन यूज करेंगे, या उसके लिए जो है फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइजेज परफॉर्म की जाती हैं, या उसके लिए सर्जिकल मैनेजमेंट है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। नंबर 1, व्हाट इज शटिका। शटिका एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें क्या होता है, शैटिक नर्व की इन्फ्लामेशन हो जाती है। अब शैटिक नर्व की इन्फ्लामेशन क्यों होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है। ये शैटिक नर्व हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होती है, इसका फंक्शन क्या होता है। बेसिकली होल बॉडी को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब पूरी बॉडी जो कनेक्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड के साथ और ब्रेन के साथ, वो इन्हीं नर्व्स के थ्रू कनेक्ट होती है।
नर्व्स बेसिकली एक कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं जो हमारे बॉडी से मैसेज को ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं, और ब्रेन जो है रिस्पॉन्ड प्रोड्यूस करता है और अगेन जो है बॉडी के स्ट्रक्चर्स तक, मसल्स तक, टिश्यू तक जो है रिस्पॉन्ड जाता है। तो नर्व एक कनेक्शन की तरह एक्ट कर रही हैं। अब वो जो नर्व्स हैं कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व ओरिजिनेट करती हैं। वो स्पाइनल नर्व्स इन द फॉर्म ऑफ प्लेक्सिस डिफरेंट बॉडी पार्ट को कनेक्ट करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। इनमें से एक प्लेक्सिस होता है दैट इज कॉल्ड लंबोसेक्रल प्लेक्सिस। लंबोसेक्रल प्लेक्सिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं एट द लेवल ऑफ लंबर एंड सेक्रल। वहाँ से ये नर्व ओरिजिनेट होती हैं और लोअर एक्सट्रीमिटी को सप्लाई करती हैं। उनमें से एक लार्जेस्ट नर्व है होल बॉडी में, कोई लार्जेस्ट नर्व और थिकेस्ट नर्व की बात कीजिए दैट इज शैटिक नर्व। लॉन्गेस्ट नर्व है और ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर इन विड्थ होती है। ये शैटिक नर्व जो है बेसिकली 5 नर्व रूट से मिलकर बनती है। लंबर और सेक्रल के 5 नर्व रूट से मिलकर बनती है, L4, L5, S1, S2, S3। ये नर्व रूट्स मिलकर शैटिक नर्व बनाती हैं। एक्चुअल शैटिक नर्व के अंदर 2 इसकी ब्रांचेस होती हैं। नंबर 1 दैट इज कॉल्ड टिबियल नर्व एंड नंबर 2 दैट इज कॉल्ड कॉमन प्रोनियल नर्व। टिबियल नर्व जो होती है इसकी लार्जेस्ट ब्रांच होती है, जबकि कॉमन प्रोनियल नर्व इसकी स्मॉलर ब्रांच होती है। जो टिबियल नर्व है डेट इज फॉर्म बाय L4, L5, S1, S2, S3 नर्व रूट से मिलकर बनती है, जबकि कॉमन प्रोनियल नर्व इसकी शॉर्टर ब्रांच है जो कि L4, L5, S1, S2 इन नर्व रूट से मिलकर बनती है। देन क्या होता है, इन दोनों नर्व्स को, इसकी ब्रांचेस को कनेक्टिव टिश्यू रैप करता है और ये बना देते हैं एक शैटिक नर्व जो कि थिकेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है, लंबोसेक्रल प्लेक्सिस से ये नर्व तो ओरिजिनेट हो रही है, देन कहाँ से ये पास करती है और किन किन स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती है? उसको दिखाने के लिए एक पिक्चर है मेरे पास, थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए समझने के लिए। जैसे ये पिक्चर है, यहाँ पे क्या होते हैं, लंबर वर्टिब्रा होते हैं, यहाँ पे सेक्रल वर्टिब्रास होते हैं। इनकी नर्व रूट से डिफरेंट नर्व्स जो ओरिजिनेट करती हैं वो शैटिक नर्व बनाती हैं। वो शैटिक नर्व क्या होगी, वहां से पास करती है और यहाँ पे एक फोरामेन होता है। दिस फोरामेन इज कॉल्ड ग्रेटर शैटिक फोरामेन। यहाँ से वो शैटिक नर्व पास करती है। जब शैटिक नर्व यहाँ से पास करती है तो यहाँ पे एक मसल नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड पिरिफॉर्मस मसल, जिसके बारे में डॉक्टर साहिबा ने कल बहुत अच्छे से बताया था कि पिरिफॉर्मस सिंड्रोम क्या होता है। बेसिकली पिरिफॉर्मस मसल के बिहाइंड से शैटिक नर्व गुजरती है, जिसका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। उसके बाद ये शैटिक नर्व पास करती है बैक ऑफ द थाई से, यहाँ पे हैमस्ट्रिंग मसल्स होंगे उसको सप्लाई करते हैं। जैसे ही शैटिक नर्व पॉपुलेटिव फोसा में आती है, जो डायमंड शेप स्ट्रक्चर होता है बैक ऑफ द लेग पे, पॉपुलेटिव फोसा में आएगी तो यही शैटिक नर्व स्प्लिट कर जाती है, वही अपनी ब्रांचेस के अंदर, टिबियल नर्व एंड कॉमन प्रोनियल नर्व। टिबियल नर्व जो होगी वो इसी तरह डाउनवर्ड आएगी, बैक ऑफ द लेग को सप्लाई करती है। इसके अलावा जो प्लांटर इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं फुट को, उनको जो होती है टिबियल नर्व सप्लाई करती है। जो इसकी दूसरी ब्रांच है डेट इज कॉल्ड कॉमन प्रोनियल नर्व। कॉमन प्रोनियल नर्व क्या करती है, वो यहीं से रैप करती है अराउंड द नेक ऑफ द फिबुला, रैप करके वो इंटीरियर ऑफ द लेग में आ जाएगी। इंटीरियर कंपार्टमेंट्स होते हैं, इंटीरियर कंपार्टमेंट एंड लेटरल कंपार्टमेंट। जैसे ही कॉमन प्रोनियल नर्व नेक ऑफ फिबुला को रैप करती है तो वो इंटीरियर जब आएगी तो वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है कॉमन प्रोनियल नर्व। नंबर 1 दैट इज डीप प्रोनियल नर्व एंड नंबर 2 दैट इज कॉल्ड सुपरफिशियल प्रोनियल नर्व। डीप प्रोनियल नर्व जो होती है बेसिकली जितने भी इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स होते हैं, एक्सटेंसर्स होते हैं डिफरेंट, उनको सप्लाई करती है। जो सुपरफिशियल प्रोनियल नर्व है वो जाके सप्लाई करती है जितने भी लेटरल कंपार्टमेंट के मसल्स होते हैं। ओके, अब जो मसल डीप प्रोनियल नर्व जो एक्सटेंसर्स मसल्स को सप्लाई करती है वो फुट पे क्या करते हैं, वो फुट पे डॉर्सिफ्लेक्शन करते हैं। फुट पे मूवमेंट होती है डॉर्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। अब जब एक्सटेंसर्स को सप्लाई करेंगे तो वो क्या करेंगे, फुट के डॉर्सिफ्लेक्शन करते हैं। अब जब भी डीप प्रोनियल नर्व डैमेज होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, फुट ड्रॉप हो जाएगा। रीजन इज दैट कि क्योंकि वो नर्व मसल्स को सप्लाई नहीं कर रही, मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, फुट ड्रॉप कर जाएगा। तो पेशेंट का जो गेट होगा हमें क्या मिलता है, टो वॉकिंग मिलती है। तो इस तरह डिफरेंट लेवल से जहां जहां शैटिक नर्व पास करती है वहां वहां से उसके डैमेज होने के चांसेस होते हैं। जैसे बैक ऑफ द थाई से पास करती है, पिरिफॉर्मस के बिहाइंड से पास करती है, लेग में पास करती है। तो इसको समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि शैटिका एक्चुअल में कोई डिजीज नहीं है। शैटिका कोई डिजीज नहीं है, शैटिका एक्चुअली किसी और कॉज की वजह से होता है जो शैटिका को सिम्टोमेटिक करता है।
आवाज नहीं आ रही आप लोग को? ओके तो शैटिका कोई एक डिजीज नहीं है, बेसिकली वो किसी और डिजीज की वजह से एज अ सिम्टम अपेयर होती है। अब वो किसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं उनको जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बेसिकली शैटिका के कॉजेज को डिवाइड किया जाता है स्पाइनल एंड एक्स्ट्रा स्पाइनल। स्पाइनल मीन क्या होगा? एट द लेवल ऑफ स्पाइन। एट द लेवल ऑफ स्पाइन कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं जो शैटिका कॉज कर सकते हैं? नंबर वन दैट इज डिस्क हर्निएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क हर्निएशन क्या होता है, डिस्क क्या होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है? बैक पे जो वर्टिब्रास होते हैं, दो वर्टिब्रास के दरमियान जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क दो चीजों से मिलकर बनी होती है। सेंट्रल जो इसका पार्ट होता है डिस्क का दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस पल्पोसिस, और जो इसको सराउंड करते हैं कोलेजन फाइबर्स दैट आर कॉल्ड एनुलस फाइब्रोसिस। डिस्क का बेसिकली पर्पस क्या होता है? दो वर्टिब्रल बॉडीज के दरमियान कि वो कुशन की तरह एक्ट करती है और मूवमेंट को स्मूथ एंड इजी बनाती है। अब जिन लोगों के अंदर क्या होगा, कोई भी ट्रॉमा होता है, ये एज रिलेटेड चेंजेस आते हैं, मैकेनिकल फोर्स आती है, तो उसकी वजह से क्या होता है वो डिस्क हर्निएट कर जाती है। हर्निएट का मीन क्या है? प्रोट्रूजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है वो प्रोट्रूजन कहाँ से होती है? आइदर वो प्रोट्रूजन आगे वाली साइड पे होगी या पीछे वाली साइड पे होगी। तो उसका आंसर ये है कि डिस्क प्रोट्रूजन मोस्टली जो होती है पोस्टीरियर लेटरल डायरेक्शन होती है। रीजन इज दैट कि जो इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट होते हैं जो वर्टिब्रल बॉडी को होल्ड करते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। तो पोस्टीरियर क्योंकि वीक है तो हर्निएशन जो होगी, जो प्रोट्रूजन होगी बैक साइड पे होती है। सो नंबर वन कॉज दैट इज डिस्क हर्निएशन, ये इसका मेन कॉज है। बेसिकली शैटिक नर्व को कंप्रेस करता है और शैटिका के साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। नंबर टू इसका कॉज क्या हो सकता है? स्पाइन लेवल पे स्पॉन्डिलोलाइस्थेसिस। स्पॉन्डिलोलाइस्थेसिस क्या होता है? वर्टिब्रा क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर वर्टिब्रास पड़े होते हैं। अगर वो वर्टिब्रा स्लिप कर जाए, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाए, तो उनके स्लिप से क्या होगा कि वो अगेन जो स्ट्रक्चर्स बाहर पड़े होंगे उनको कंप्रेस करेंगे। बाहर क्या स्ट्रक्चर पड़ा हुआ? शैटिक नर्व, वो उसको कंप्रेस करेंगे। जब वो कंप्रेस होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो प्रोड्यूस करेगा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ शैटिका। थर्ड इसका कॉज क्या हो सकता है? इसका कॉज ये हो सकता है स्पॉन्डाइलोसिस, आर्थराइटिस। एज के साथ साथ जो चेंजेस आते हैं, जो डिजनरेटिव चेंजेस आते हैं जो वर्टिब्रल्स को अफेक्ट करते हैं, उनमें क्या होता है कुछ लोगों के अंदर बोनी स्पर्स बन जाते हैं, ओवर ग्रोथ ऑफ द बोन हो जाती है आर्थराइटिस की वजह से। जब वो ओवर ग्रोथ ऑफ बोन होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो शैटिक नर्व जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से पास कर रही है वो अगेन क्या करेगा? उसको कंप्रेस करेगा। जब वो कंप्रेस करेगा तो अगेन प्रोड्यूस साइन एंड सिम्टम्स ऑफ शैटिका, ये इसका कॉज है। इसके अलावा एक इसका कॉज था स्टेनोसिस। स्टेनोसिस बेसिकली क्या होता है कि जहां पे वर्टिब्रा होता है, वर्टिब्रा के सेंटर में एक फोरामेन होता है, दिस फोरामेन इज कॉल्ड वर्टिब्रल फोरामेन, ये जिसे स्पाइनल कैनाल भी कहा जाता है, जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रन करता है। अगर ये फोरामेन नैरो हो जाता है, नैरो क्यों होता है? एज के साथ साथ डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से। जब वो फोरामेन नैरो होगा तो क्या होगा? अल्टीमेटली वहां से जो नर्व्स गुजर रही हैं उनको वो कंप्रेस करेगा। जब वो कंप्रेस करेगा अगेन प्रोड्यूस द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ शैटिका। तो ये इसके कुछ स्पाइनल कॉजेज होते हैं। ओके, स्पॉन्डाइलोस्थेसिस बेसिकली क्या होता है कि वर्टिब्रा के ऊपर वर्टिब्रास जो है पड़े हुए होते हैं। अगर वो वर्टिब्रा जो है स्लिप कर जाए तो उनकी स्लिपिंग से क्या होता है कि जो पीछे शैटिक नर्व पड़ी होती है उसको वो कंप्रेस करता है। सो दिस इज का स्पॉन्डाइलोस्थेसिस। नेक्स्ट इसके कुछ एक्स्ट्रा स्पाइनल कॉजेज होते हैं। एक्स्ट्रा स्पाइनल कॉजेज क्या हो सकते हैं? नंबर वन दैट इज कॉल्ड पिरिफॉर्मस सिंड्रोम। अभी मैंने आपको पिक्चर में दिखाया कि यहाँ पे एक मसल होता है पियर शेप्ड जो सैक्रम से ओरिजिनेट करता है और ग्रेटर ट्रोकेंटर पे इंसर्ट होता है। जैसे ही वो क्या होता है कि वो उसके बिहाइंड से शैटिक नर्व पास करिए, जिन लोगों के अंदर मसल का इशू होता है, मसल क्या हो सकता है? ओवर यूज हो सकता है, मसल जो शॉर्टन फॉर्म हो सकता है, मसल स्पैज्म हो सकता है, वो क्या करेगा? नर्व को कंप्रेस करेगा। जब नर्व कंप्रेस होगी अगेन प्रोड्यूस साइन एंड सिम्टम्स ऑफ शैटिका। तो इस तरह जो है इस डिफरेंस जो है साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। आगा हुसैन अली आपको मैं एट द एंड ऑफ सेशन आपको जो है मैनेजमेंट बताऊंगी। अभी हम जो है साइन सिम्टम और कॉजेज की तरफ हैं, एट द एंड इंशाल्लाह जो है ये भी डिस्कस किया जाएगा। ओके, नंबर वन पिरिफॉर्मस हमने डिस्कस किया जो एक्स्ट्रा स्पाइनल कॉज है।
इसके अलावा इसका कॉज क्या हो सकता है, ग्लूटियल मसल, ग्लूटिक जो कि इंजेक्शन रॉन्ग लगने की वजह से, मिसप्लेसमेंट ऑफ इंजेक्शन। शैटिका का अगर दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज कहा जाए तो ये भी कहा जाता है कि ये बेसिकली जो नर्व पाल्सी होती है वो रॉन्ग इंजेक्शन के प्लेसमेंट की वजह से भी होती है। अब उसकी रीजन क्या है कि जो इंजेक्शन होता है वो दिया जाता है अपर लेटरल क्वाड्रेंट के अंदर। अगर अपर लेटरल क्वाड्रेंट के अंदर वो इंजेक्शन ना दिया जाए, उसको जो है मीडियल जो है लोअर क्वाड्रेंट में दिया जाए जहां से शैटिक नर्व पास करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो शैटिक नर्व को अफेक्ट करेगा, अगेन प्रोड्यूस द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ शैटिका। तो इसके ये कॉजेज हो सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में कॉज होता है, कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, उनमें वो डिजीज होनी है, उनमें प्रॉब्लम होनी ही होनी है। जैसे प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी में क्या होगा कि डिफरेंस जो होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से लिगामेंट्स वीक होते हैं, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड शैटिका। नंबर 2 इसका कॉज क्या होता है, वेट ऑफ बेबी और इसकी पोजीशन जो होती है उसकी वजह से भी जो नर्व होती है वो कंप्रेस होती हैं, कंप्रेशन की वजह से अगेन जो है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द शैटिका प्रोड्यूस होते हैं। ये तो थे इसके कॉजेज के स्पाइनल कौन से कॉजेज हैं और एक्स्ट्रा स्पाइनल जो है इसके कौन कौन से कॉजेज हैं। देन ये क्वेश्चन अराइज होता है कि पेशेंट जब आपके पास आएगा तो पेशेंट किन साइन एंड सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है कि आप उसको डायग्नोज करते हैं या उसके लिए ये सोचते हैं कि इसको शैटिका होगा। नंबर 1 दैट इज पेन। पेन क्या होता है, ओके अब हम बात कर रहे हैं कि साइन एंड सिम्टम किन के साइन और सिम्टम के साथ प्रेजेंट करता है। नंबर 1 दैट इज पेन। पेन क्यों होती है, इसमें किस तरह की पेन होती है। शैटिका के अंदर एक शूटिंग पेन होती है। शूटिंग पेन क्या होगी, रेडिकुलर पेन होती है। उसकी पेन होगी लो बैक एरिया से, लो बैक एरिया से जो है उसको ग्लूटियल से, देन बैक ऑफ दी थाई से, बैक ऑफ थाई से लेग से और फिर फुट तक उसकी जो है वो पेन जाती है, तो उसकी एक शूटिंग पेन होती है। इसके बाद पेशेंट कहता है मुझे नमनस टिंगलिंग की सेंसेशन आती है। नमनस टिंगलिंग सेंसेशन कैसे होगी, लेमैन वर्ड्स के अंदर कि मुझे सुइयां चुभ रही हैं, पाँव सुन्न हो चुके हैं। तो अगर इस तरह के टर्म्स यूज करता है वो भी एक क्लू देता है कि इसको शैटिक नर्व का इशू हो सकता है। इसके अलावा क्या होगा कि वो कहेगा कुछ एग्रीवेटिंग फैक्टर हैं, कुछ इसके रिलीविंग फैक्टर हैं। एग्रीवेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, जिससे पेन ज्यादा होती है, सिम्टम्स वर्स होते हैं, वो कौन से एग्रीवेटिंग फैक्टर है। पेशेंट कहेगा जब मैं सिटिंग करता हूँ तो सिटिंग से मेरी जो पेन है वो ज्यादा होती है। रीजन इज डैट, एक तो मसल शॉर्ट एंड फॉर्म में होता है, दूसरा उसमें क्या होता है कि वो हार्ड सरफेस पे जब प्रोलॉन्ग टाइम के लिए बैठते हैं तो उससे नर्व अगेन कंप्रेस होती है, तो उसकी वजह से पेन जो है वो ज्यादा होती है। इसके अलावा जो कहते हैं मैं कफ करता हूँ या स्नीजिंग करता हूँ तो मेरी पेन ज्यादा होती है। रीजन इज डैट जब कफ या स्नीजिंग की जाती है तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा होता है। जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा होगा अगेन वो कंप्रेस करेगा एंड अगेन प्रोड्यूस द सिम्टम्स ऑफ द शैटिका। ओके इसके अलावा हम बात करते हैं और इसके रिलीविंग फैक्टर्स क्या होंगे। रिलीविंग फैक्टर्स ये होंगे पेशेंट के जैसे ही मैं वॉक करना शुरू करता हूँ तो मुझे जो है रिलीफ मिलता है, मेरी पेन कम होती है, तो मैं इस तरह ही करता हूँ। उसकी रीज़न क्या होती है, नंबर 1 जब वॉकिंग करते हैं एक तो उसके मसल्स लेंथेड फॉर्म में, नंबर 2 क्या होता है कि जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो एक्टिविटी के रिजल्ट में हमारे बॉडी से डिफरेंट सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन एंड एनकेफ्लिन। वो सब्सटेंसेस क्या करते हैं, वो जो पेन साइकिल्स के फाइबर्स होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं, जिससे सेंसेशन जो है वो पेन की कम परसीव होती हैं। ओके इसके अलावा हम बात करते हैं और कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं। अगर वो मूवमेंट्स भी बता सकता है, लेट अगर वो कह रहा है कि मैं झुकता हूँ तो मुझे पेन ज़्यादा हो रही है, या मैं जैसे एक्सटेंशन करता हूँ मुझे उससे पेन ज़्यादा होती है, तो इससे भी क्लू मिलता है कि उसको क्या वो स्टेनोसिस की वजह से शैटिका हो रहा है या हर्निएशन की वजह से शैटिका हो रहा है। वो हम नेक्स्ट जो है इसके डिस्कस करेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि नर्व के कुछ ट्रू साइन सिम्टम्स होते हैं और कुछ फॉल्स होते हैं। अब देखिए प्रोलॉन्ग कोई इंसान बैठता है, जैसे हार्ड सरफेस पे उठता है तो क्या होता है, जैसे स्लीपिंग ऑफ फुट होते हैं, एक नॉर्मल इंडिविजुअल में भी ये चीज़ होती है क्योंकि हार्ड सरफेस पे आप बैठे हैं, ये इस तरह पोस्चर है। उसकी रीज़न क्या होती है, नर्व कंप्रेस करती है, नर्व के इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इसको कंप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से नमनेस टिंगलिंग सेंसेशन होती है, प्रोड्यूस होती है। अगर हम कहें कि एक्चुअल नर्व की डिजीज है तो वो कौन से 3 साइंस एंड सिम्टम्स हैं, 3 साइंस याद रखिएगा जिसकी वजह से कहा जाता है एक्चुअल नर्व डिजनरेट हो रही है, नर्व की प्रॉब्लम हो रही है। नंबर 1 अगर उन पेशेंट के अंदर रिफ्लेक्सेस डाउन हो रहे हैं, रिफ्लेक्सेस या डाउन हो रहे हैं या उनके अंदर एब्सेंट हो रहे हैं तो एक्चुअल नर्व पैथोलॉजी है।
इसके अलावा जो है अगर उन लोगों के अंदर मसल्स वीकनेस मिलती है या मसल पैरालिसिस मिलती है तो वो भी शो करता है कि एक्चुअल नर्व की प्रॉब्लम हो रही है। थर्ड, अगर उनके सेंसेशन चेंजेस मिलते हैं, सेंसेशन जो एब्सेंट हो सकती हैं, डिमिनिश हो सकती हैं, डिक्रीज हो सकती हैं, तो ये भी शो करता है कि एक्चुअल में नर्व के ये पैथोलॉजी है जिसकी वजह से ये 3 साइंस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये तो इसके साइन एंड सिम्टम थे जिसमें पेशेंट जो आपके पास प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके, यहाँ पे मेहताब ने क्वेश्चन किया स्पाइनल एक्स्ट्रा स्पाइनल। यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि जिन लोगों को स्पाइनल कॉज की वजह से पेन होती है उनकी पेन हमेशा रेडिएट करती है लो बैक से उनके जो है लेग तक जाती है। लेकिन जिन लोगों को पिरिफॉर्मस सिंड्रोम की वजह से शैटिका होता है उन लोगों को मेन जो पेन होती है वो पिरिफॉर्मस एरिया पे, जहाँ पे मसल होता है उस एरिया पे ज़्यादा पेन होती है एज कम्पेयर टू बैक। या बैक पे हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, तो इसके इस तरह डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि आइदर वो स्पाइनल कॉजेज हैं या एक्स्ट्रा स्पाइनल कॉजेज में लो बैक जो होती है वो मेन पेन मिलती है, वो एरिया को मोस्टली इन्वॉल्व करता है। नेक्स्ट आता है कि पेशेंट का एग्जामिनेशन कैसे किया जा सकता है। एग्जामिनेशन के कुछ पॉइंट्स होते हैं। नंबर 1 जो है इंस्पेक्शन, नंबर 2 दैट इज पल्पेशन के बाद जो है उसमें जो है उसके जो है सेंसरी एग्जामिनेशन कैसे किया जाएगा, मोटर एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, और इसके अलावा जो है इसके जो गेट बैलेंस कोऑर्डिनेशन को कैसे चेक किया जाता है। इंस्पेक्शन वो चीज़ होती है जो आंखों से देखी जाती है, लाइक उसमें टच नहीं किया जाता, इंस्पेक्ट किया जाता है। जैसे हमने डिस्कस किया कि इन लोगों के अंदर जो होता है गेट डिस्टर्बेंस भी मिल सकती है, फुट ड्रॉप भी मिलता है। फुट ड्रॉप में डीप टोनियल नर्व एक्चुअल में डैमेज होती है जिसके है उसके जो डॉर्सिफ्लेक्सेस हैं वो वीक हो जाते हैं, तो टो वॉकिंग मिल सकती है। इसके अलावा पल्पेट किया जा सकता है। इंस्पेक्शन में जो है स्वेलिंग भी देखी जा सकती है कि वो एरिया स्वेल्ड तो नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट प्लान भी उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। सेंसरी एग्जामिनेशन किया जाता है। सेंसरी एग्जामिनेशन में क्या होगा, सेंसेशन को चेक किया जाता है। वो कैसे चेक किया जाता है, इसके लिए भी डिफरेंट टेस्ट होते हैं, जैसे 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, वो टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है। इसके अलावा जो है कीज के साथ या फिंगर्स का टच करके भी पूछा जा सकता है कि आपको सेंसेशन फील हो रही है या नहीं हो रही, और उस तरह कंपैरिजन किया जाता है दोनों एक्सट्रीमिटी का। और शैटिका मोस्टली जो होती है वो सिंगल एक्सट्रीमिटी को इन्वॉल्व करती है, तो इस तरह सेंसरी एग्जामिनेशन भी हो सकता है। देन मोटर एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, इसके लिए जो है वो ग्रेडिंग की जाती है। मैनुअल मसल टेस्टिंग अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो है उस मसल्स के वर्क को चेक किया जाता है, उसकी मूवमेंट को चेक किया जाता है। इसके अलावा बैलेंस, गेट एंड कोऑर्डिनेशन के डिफरेंट टेस्ट होते हैं, वो भी परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये इसके फिजिकल एग्जामिनेशन के कुछ पॉइंट्स थे। देन आता है कि रिस्क फैक्टर क्या है, किन लोगों के अंदर जो है शैटिका डेवलप होने के चांसेस होते हैं। नंबर 1, जिनको लाइफ में कोई ट्रॉमा हुआ हो, अगर स्पाइन का कोई इश्यू हो, कोई ट्रॉमा हो, तो उनके अंदर चांसेस होते हैं कि शैटिका डेवलप हो सकता है। नंबर 2, उन लोगों को जिन लोगों को डायबिटीज होती है। नंबर 3, जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, उन लोगों के अंदर जो है शैटिका डेवलप हो सकती है। वो लोग जो इनएक्टिव होते हैं, ये जिन लोगों को पोस्चर प्रॉपर नहीं होता, नॉर्मल जो 90-90 का पोस्चर होना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, उन लोगों के अंदर भी शैटिका हो सकता है। ओके, वसीम कह रहे हैं प्रैक्टिकल लेक्चर रखें। ओके, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके जो रिस्क फैक्टर और क्या हो सकते हैं। स्मोकिंग, क्योंकि निकोटिन उसमें होती है, वो भी इफेक्ट करती है सॉफ्ट टिश्यूज को, स्ट्रक्चर्स को। जो लोग स्मोकर होते हैं वो भी एट द रिस्क ऑफ द शैटिका होते हैं। तो ये कुछ प्रेगनेंसी, ये कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। रिस्क फैक्टर्स को चेंज किया जा सकता है, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके जो है वो चेंज किया जा सकता है समहाउ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे जो हम डायग्नोज बनाते हैं कि ये शैटिका है, उसके लिए कौन से जो है टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं कि हम कंफर्म करते हैं कि इस पेशेंट को जो है वो शैटिका है। उसके लिए पिक्चर्स हैं मेरे पास। नंबर 1 दैट इज कॉल्ड SLR, स्ट्रेट लेग रेस। स्ट्रेट लेग रेस क्या होता है, पेशेंट स्पाइन पोजीशन के अंदर होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन में जो है इंस्पेक्ट किया जाता है, पल्पेट किया जाता है, टेस्ट परफॉर्म किया जैसे मैनुअल मसल टेस्टिंग की जाती है। लेकिन जो टेस्ट होते हैं वो डायग्नोज जब हम करेंगे, करने के लिए ये भी एग्जामिनेशन का ही पॉइंट है ना, तो उसमें हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं डायग्नोस्ड करने के लिए।
डायग्नोस्ट करने के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं वो स्पाइन पोजीशन में भी हो सकते हैं, उसके अलावा सिटिंग पोजीशन में भी हो सकते हैं, प्रोन लाइन में भी हो सकते हैं। जैसे मैंने ये बताया एसएलआर स्ट्रेट लेग रेस में क्या होगा, पेशेंट स्पाइन पोजीशन में होता है, स्पाइन पोजीशन में होगा, पेशेंट की पैसिवली लेग को रेस किया जाता है। जब पैसिवली लेग को रेस किया जाता है तो देखा जाता है कि पेन किस रेंज में आ रही है। आइदर उसको जो पेन है वो स्टार्ट की रेंज में आ रही है, या उसको जो वो पेन है वो मिड की रेंज में आ रही है, या उसको पेन एंड पे आ रही है। अब उसके अकॉर्डिंग जो है उसको डायग्नोस्ट किया जाता है कि ये शैटिका किस कॉज की वजह से है। तो स्ट्रेट लेग रेस में अगर कहते हैं 30 से 70 डिग्री 30 से 70 डिग्री के अंदर अगर पेशेंट को पेन होती है तो उस पेन वो कंफर्म करती है इसकी ये पेन डिस्क हर्निएशन की वजह से हो रही है। डिस्क हर्निएशन इसका कॉज है जो कि शैटिका के साइंस एंड सिम्टम्स जो है प्रोड्यूस कर रहा है। अगर उसकी पेन जो है वो 30 डिग्री से कम रेंज में होती है तो उसका एपिड्यूरल इशू हो सकता है। इसके अलावा जो है कोई ट्यूमर एब्सेस वगैरह के इशू भी हो सकते हैं। देन अगर हम बात करते हैं कि जो अगर एसएलआर जो है 70 डिग्री से अबव अगर किसी को पेन आती है तो उसके क्या कॉजेज हो सकते हैं, उसमें सैक्रोइलिक जॉइंट इन्वॉल्व हो सकता है। इसके अलावा उन लोगों के अंदर क्या हो सकता है कि हैमस्ट्रिंग मसल्स की टाइटनिंग हो सकती है, ये ग्लूटियस मसल्स का इश्यू हो सकता है जिसकी वजह से जो है वो सिम्टोमेटिक हो रही है। तो इस तरह शैटिका के डिफरेंट जो है ट्रीटमेंट बताया जाएगा आपको एंड पे, प्लीज आप देखिएगा। तो ये इसके जो हम स्पाइन लाइन में एसएलआर परफॉर्म कर सकते हैं, क्रॉस्ड एसएलआर परफॉर्म किया जा सकता है। इसके अलावा सिटिंग पोजीशन में एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है दैट इज कॉल्ड स्लम्प टेस्ट। स्लम्प टेस्ट बेसिकली क्या होता है ये देखें इस पिक्चर में। स्लम्प टेस्ट में पेशेंट जो होगा सिटिंग पोजीशन में होता है, हिप और नी जो होंगे 90 डिग्री फ्लेक्स होते हैं। पेशेंट को कहना है स्लम्प करे फॉरवर्ड। स्लम्प फॉरवर्ड मीन क्या होगा, उसने फॉरवर्ड बेंड करना है एट द लेवल ऑफ थ्रेसिक एंड लंबर वर्टिब्रा। उसमें अभी तक उसने सर्वाइकल फ्लेक्स नहीं करनी। देन उस पेशेंट को कहा जाता है नी को एक्सटेंड करे। जब नी को एक्सटेंड करेगा तो फर्दर नर्व को इरिटेट करने के लिए क्या किया जाता है, फुट को डॉर्सिफ्लेक्स किया जाता है। इसके अलावा फर्दर जो है नर्व को इरिटेट करने के लिए फर्दर इसमें क्या चीज ऐड की जाती है, पेशेंट को कहा जाता है कि अपनी जो नेक है ये सर्वाइकल है इसको बेंड करे, फ्लेक्स करे, चिन को मूव करे टुवर्ड्स चेस्ट। सो दिस इज कॉल्ड स्लम्प टेस्ट। अगर इस पोजीशन के अंदर भी पेशेंट को पेन आती है तो ये भी शो करता है पेशेंट को जो है वो शैटिका है। तो शैटिका के लिए स्पाइन पोजीशन में टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है, इसके अलावा सिटिंग में भी। और इसके अलावा एक टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड रिवर्स एसएलआर। रिवर्स स्ट्रेट लेग रेस क्या होती है बेसिकली, रिवर्स एसएलआर ये होगा कि पेशेंट प्रोन पोजीशन में होगा, प्रोन पोजीशन में नी को बेंड किया जाएगा, नी को बेंड करके पेशेंट की जो हिप है उसको एक्सटेंड किया जाता है। अगेन रिवर्स ऐसा होता है, प्रोन पोजीशन में होगा, पेशेंट की जो लेग सिम्टोमेटिक होती है उस लेग को बेंड किया जाता है, लेग को बेंड करके हिप की एक्सटेंशन परफॉर्म की जाती है। अगर इस वजह से उसको टेस्ट में उसको पेन हो रही है तो उसकी वजह से भी डायग्नोस किया जा सकता है कि आइदर वो शैटिका है या फिमोरल नर्व का इशू है। फिमोरल सम टाइम क्या होता है कि फिमोरल नर्व का भी इशू हो सकता है, जिससे इंटीरियर ऑफ द थाई में जो है वो पेन और उसके सिम्टम्स जो है नर्व के प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फर्दर इसको डिफरेंशिएट करें कि अदर जो है ये शैटिका स्पाइनल कॉजेज की वजह से थी या एक्स्ट्रा स्पाइनल कॉजेज की वजह से थी। अगर एक्स्ट्रा स्पाइनल कॉजेज की तरफ हम मूव करें तो वो कौन से हम टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 1 कुछ भी नहीं करना, पेशेंट जो है सिंपली से कहा जाता है स्पाइन लाइन में हो। जब वो स्पाइन लाइन में होगा तो उसमें देखेंगे जब कि जिस लेग की शैटिक नर्व इन्वॉल्व होती है वो क्या होगा, उसका जो फुट होगा वो एक्सटर्नली रोटेट किया होगा, क्योंकि पिरिफॉर्मस मसल का जो फंक्शन होता है दैट इज एक्सटर्नल रोटेशन एंड एबडक्शन। सिंपल पेशेंट स्पाइन लाइन में होगा, स्पाइन लाइन में जब होगा तो उससे क्या होगा, जिस लेग की शैटिक नर्व इन्वॉल्व होती है उस साइड के क्या होगा कि वो फुट एक्सटर्नली रोटेट किया होगा। तो ये भी शो करता है कि उसका पॉजिटिव पिरिफॉर्मस साइन है कि पिरिफॉर्मस की वजह से शैटिक नर्व जो है वो इन्वॉल्व हो रही है। ओके, नेक्स्ट और कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, पेस साइन। पेस एक टेस्ट होता है। पेस टेस्ट क्या होता है, बेसिकली पेशेंट सिंपली जो होगा सिटिंग पोजीशन में होता है और पेशेंट को कहा जाता है कि अपनी जो थाई है या लेग है उसको एबडक्ट करे।
जब वो एबडक्ट करेगा उसको रेजिस्ट किया जाता है। सीटिंग पोजीशन के अंदर पेशेंट को कहा जाता है एबडक्शन करे, लेकिन उसकी एबडक्शन को रेजिस्ट किया जाता है। जब एबडक्शन को रेजिस्ट किया जाएगा उसकी वजह से जो पेन आती है, ये अगेन शैटिका के साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो भी शो कर रहे हैं कि इसके एक्स्ट्रा स्पाइनल कॉजेज हैं, पिरिफॉर्मस सिंड्रोम की वजह से जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। ओके इसके अलावा एक जो पिरिफॉर्मस के लिए बहुत अच्छा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फेयर टेस्ट। फेयर टेस्ट क्या होता है? फेयर FAIR, फ्लेक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन। पेशेंट क्या होगा? साइड लाइन पोजिशन में होगा। जिस लेग का इश्यू होगा वो लेग जो होगी वो अपर मोस्ट होनी चाहिए। साइड लाइन पोजीशन के अंदर जिस लेग का इश्यू होता है वो अपर मोस्ट होगी। थेरेपिस्ट जो होगा उसकी उस लेग को जो है वो क्या करेगा? हिप फ्लेक्शन में लेके जाएगा, एडक्ट करेगा, इंटरनली रोटेट करेगा, और इसके अलावा क्या करेगा? नी पे हैंड को प्लेस करके डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा। जब डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा तो अगर इससे उसको अगेन पेन हो रही है तो वो शो करेगा कि पिरिफॉर्मस मसल जो है इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से उसको जो है वो शैटिका हो रहा है। तो ये इसके कुछ जो थे वो स्पाइनल कॉजेज थे, इसके अलावा कुछ इसके एक्स्ट्रा स्पाइनल कॉजेज थे कि पिरिफॉर्मस की वजह से कैसे हो सकता है और डिस्क हर्निएशन की वजह से कैसे हो सकता है। तो इस तरह ये डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं जिससे कंफर्म किया जाता है कि शैटिका किस रीजन की वजह से हो रहा है। अगर जो है क्योंकि शैटिका को अगर डायग्नोस करना हो तो उसके लिए दो चीज़ें, हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, इसमें ही पेशेंट का डायग्नोसिस बनाया जाता है। तो इसके जब डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाए उसी के अकॉर्डिंग इसके मैनेजमेंट प्लान होता है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान होता है। तो इसलिए कॉज को फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है ये भी नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आता है कि कैसे इन पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। जो एक्यूट एंड क्रोनिक शैटिका आपने क्वेश्चन किया सागर, जिन लोगों को डिस्क हर्निएशन की वजह से शैटिका होता है वो एक्यूट जो है एक्यूट शैटिका के साथ प्रेजेंट करते हैं, और जिन लोगों को जो है वो स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, स्टेनोसिस, अदर कॉजेज की वजह से जो है वो शैटिका होता है तो वो क्रोनिक शैटिका में प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। मोस्टली जो शैटिका होता है 4 वीक्स 6 वीक्स तक रिकवर हो जाता है, लेकिन अगर लोगों का परसिस्ट करता है 6 वीक से ज़्यादा, 8 वीक से ज़्यादा, देन हम उसको क्रोनिक शैटिका कहते हैं। एक्यूट जो है उसका कॉज डिस्क हर्निएशन होता है जिसकी वजह से जो है वो शैटिका प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे जो है वो शैटिका को ट्रीट किया जाता है इस पेशेंट को। इसके लिए बेसिकली नंबर 1 अगर बात की जाए मेडिकल इसमें मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। मेडिसिन कौन सी? एंटी इन्फ्लामेटरी, एंसर्स वगैरह यूज़ किए जा सकते हैं, मसल रिलैक्सेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं, और पेशेंट मोस्टली ये लेते भी हैं। जब उनको पेन होगी उन्होंने अल्टरनेटिव कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना है तो वो मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा 90% जो पेशेंट होते हैं शैटिका के वो रिकवर होते हैं थ्रू नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। लाइक उन्हें सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, विदाउट सर्जरी वो ठीक हो सकते हैं। मेडिसिन को लें, एंटी इन्फ्लामेटरी जो इन्फ्लामेशन इसका कॉज बन रहा है एंसर्स ले सकते हैं। इसके अलावा उनमें एक्सरसाइजेज प्लान की जाती है, फिजिकल थेरेपी प्लान की जाती है। फिजिकल थेरेपी कैसे प्लान की जाती है, उसके क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले पेशेंट की पेन को मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेन को कैसे मैनेज किया जाता है, क्योंकि पेशेंट जो प्रेजेंट होता है वो मेन जो होता है वो पेन के साथ ही होता है। अब पेन को मैनेज करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? हॉट थेरेपी भी यूज़ की जा सकती है और क्रायोथेरेपी भी यूज़ की जा सकती है। डिपेंड करता है कि उसकी क्या कंडीशन है। अगर वहाँ पे इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग है तो उस कंडीशन में क्रायोथेरेपी अप्लाई की जाती है, कोल्ड अप्लाई किया जाता है, आइस को अप्लाई किया जाता है। अगर वहाँ पे एक्यूट कंडीशन है तो एक्यूट कंडीशन की वजह से उसको क्रायो देंगे, लेकिन अगर क्रोनिक के केस में पेशेंट आपके पास प्रेजेंट होता है देन जो है वो हीट थेरेपी को यूज़ किया जाता है। शैटिका का में मोस्टली जो है लंबर की हम बात करते हैं क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा होती है, स्पेशली L4, L5 एंड S1। ये जो डिस्क होती है ज़्यादा जो है डिस्क हर्निएट होती हैं जिसकी वजह से शैटिका को प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट बात कर रहे थे कि इसकी पेन को कैसे मैनेज किया। आइदर जो है हॉट थेरेपी यूज़ की जा सकती है कि क्रोनिक है, और अगर एक्यूट कंडीशन में प्रेजेंट हो रहा है तो उसमें जो है वो कोल्ड थेरेपी भी अप्लाई की जा सकती है। एट द एंड जो है बाद में लेटर ऑन जो है दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ किया जा सकता है, डिपेंड अपॉन कंडीशन ऑफ पेशेंट। नेक्स्ट है
इसके अलावा जो टेंस भी मोस्टली पेशेंट के अंदर यूज़ किया जाता है, इंफ्रारेड को भी यूज़ किया जा सकता है ताकि मसल रिलैक्सेंट हो और वेजोडाइलेशन ब्लड फ्लो को इम्प्रूव किया जा सके। तो इसके अलावा जो है डिफरेंट जो है एक्सरसाइजेज परफॉर्म की जाती हैं। SLR बेसिकली परफॉर्म ही शैटिक नर्व के लिए किया जाता है ना, उसी को ही डायग्नोज करने के लिए स्ट्रेट लेग रेज जो परफॉर्म किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि इसके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेज जो है वो प्लान की जाती हैं। इसके लिए जो है स्ट्रेचिंग की जा सकती है, स्ट्रेंथेड एक्सरसाइजेज परफॉर्म की जाती हैं, मैकेंजी एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज। अगर उसका कॉज डिस्क हर्निएशन है तो डिस्क हर्निएशन में अगर उसका हर्निएशन की वजह से शैटिका हो रहा है तो उसमें जो मैकेंजी बायस यूज़ करते हैं वो एक्सटेंशन बायस यूज़ करेंगे। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि आइदर पेशेंट के लिए एक्सटेंशन बायस यूज़ करना है या फ्लेक्शन बायस यूज़ करना है। बेसिकली बायस क्या होता है कि जिसमें पेशेंट को कंफर्टेबल फील होता है और वो उसी पोजीशन के अंदर एक्सरसाइजेज उसको रिकमेंड की जाती हैं। जैसे जिन लोगों को डिस्क हर्निएशन की वजह से शैटिका होता है तो उन लोगों के अंदर क्या होगा, फ्लेक्शन से पेन ज़्यादा होगी तो वो उस पोजीशन के अंदर एक्सरसाइजेज नहीं कर पाते। तो उन लोगों के अंदर क्या किया जाता है, उन लोगों के अंदर एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज यूज़ की जाती हैं। जिन लोगों को स्टेनोसिस होता है, नर्विंग होती है, उन लोगों के अंदर क्या होता है, फ्लेक्शन बायस लाइक फ्लेक्शन वाली एक्सरसाइजेज जो है वो यूज़ की जाती हैं क्योंकि एक्सटेंशन से उनकी पेन जो है वो वर्स होती है। तो स्ट्रेचिंग कौन कौन सी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, स्ट्रेंथिंग कौन कौन सी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग के लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैं पिक्चर से आपको दिखाऊंगी। दिस इज कॉल्ड डबल नी टू चेस्ट। पेशेंट जो होगा वो स्पाइन लाइन में होता है, हिप और नी को जो है वो फ्लेक्स किया जाता है। गोल्ड स्टैंडर्ड जो टेस्ट है वो SLR परफॉर्म किया जाता है और स्लम टेस्ट जो है शैटिका के लिए परफॉर्म किया जाता है। ओके, डबल नी टू चेस्ट क्या होगा कि पेशेंट स्पाइन लाइन में होगा, स्पाइन लाइन में हिप और नी उसके बेंड किए जाते हैं और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि अपने नी को मूव करे टूवर्ड्स शोल्डर। जब टूवर्ड्स शोल्डर वो मूव करेगा, इस पोजीशन को होल्ड करे फॉर 10 to 15 सेकेंड्स। अगर वो 10 to 15 सेकेंड होल्ड करता है तो बेसिकली ये स्ट्रेच देता है जितने भी बैक के मसल्स होते हैं या जितने भी हिप के बैक के मसल्स होते हैं उनके लिए ये एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है। इस तरह इसको रिपीट किया जाता है 3 to 5 अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ पेशेंट। ओके, इसके अलावा ये एक पोजीशन है जिसमें हैमस्ट्रिंग मसल्स को, अगर हैमस्ट्रिंग मसल्स की टाइटनेस हो रही है उसकी वजह से शैटिका हो रहा है तो हैमस्ट्रिंग मसल्स की भी जो है स्ट्रेचिंग की जा सकती है। हैमस्ट्रिंग मसल्स की स्ट्रेचिंग कैसे होगी, पेशेंट अगेन जो होगा वो स्पाइन लाइन में होगा। जिस लेग का इश्यू होता है, जो लेग सिम्टोमेटिक होती है, पेशेंट को कहा जाता है वो लेग को रेस करे। वो लेग को रेस करेगा जहां तक जिस रेंज में पेशेंट जो है उसको लिफ्ट कर सकता है। इसके लिए असिस्टेंस के लिए जो है वो टॉवल यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जो थेराबैंड्स जो होते हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं ताकि फुट को डॉर्सिफ्लेक्शन पोजीशन में जो है मेंटेन रखा जाए। और इस पोजीशन को अगेन जो है 10 to 15 सेकेंड जो है वो होल्ड किया जाता है। तो इस तरह जो है हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग भी की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट है और कौन सी, ग्लूटियल स्ट्रेच, क्योंकि ग्लूटियल मसल्स की टाइटनेस की वजह से भी जो है वो इशू हो सकता है। तो उसमें सिंपली क्या होगा, पेशेंट स्पाइन लाइन में होगा और पेशेंट को कहा जाएगा हिप और नी बेंड करें और इस नी को मूव करें टुवर्ड्स शोल्डर। अगर हम बात करते हैं राइट साइड की जो है शैटिका है तो राइट साइड की जो नी है वो मूव करे राइट साइड के शोल्डर की तरफ। इस तरह उसको इस पोजीशन को 10 to 15 सेकेंड तक जो है मेंटेन रखे। ओके, ये मैंने ऑलरेडी बता दी कैसे जो हम शैटिका को और पिरिफॉर्मस सिंड्रोम को जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं जी। तो ये डिफरेंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज परफॉर्म की जा सकती हैं अगर जो है उसके बैक का इशू है या उसके जो हिप के मसल्स वगैरह का इशू हो रहा है तो उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज परफॉर्म की जाती हैं। इसके अलावा अगर पिरिफॉर्मस मसल की वजह से इशू आ रहा है तो उसकी पिरिफॉर्मस मसल की स्ट्रेचिंग कैसे की जा सकती है। पिरिफॉर्मस मसल की स्ट्रेचिंग करने के लिए अगेन जो होगा पेशेंट स्पाइन लाइन में होगा, हिप और नी को बेंड करना है। लेकिन इस केस में क्या होगा, लेट अगर राइट नी का इशू है तो उसने बेंड करना है ऑपोजिट शोल्डर पे। अगर राइट नी का इशू होगा तो ऑपोजिट शोल्डर पे जो है वो हिप और नी को फ्लेक्स करके मूव करेगा और इस पोजीशन को मेंटेन करता है फॉर 10 to 15 सेकेंड्स। इस तरह जो है पिरिफॉर्मस मसल्स की स्ट्रेचिंग भी की जा सकती है। नेक्स्ट है कैसे मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। जो बेसिकली लोअर एरिया होता है, बैक एरिया, इसके के जितने भी मसल्स होते हैं उनको स्ट्रेंथड किया जाता है। वो उनको स्ट्रेंथड कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी।
कोर मसल्स हैं उन पर वर्क किया जाता है ताकि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें। इसके अलावा जितने भी लो बैक के मसल्स होते हैं, हिप के मसल्स होते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज यूज़ की जाती है? ब्रीजिंग एक्सरसाइज। ब्रीजिंग एक्सरसाइज क्या होती है? बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज होती है कोर स्टेबिलिटी के लिए, कोर मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए। कि पेशेंट जो होगा स्पाइन लाइन या क्रुक लाइन पोजीशन के अंदर होता है और पेशेंट को कहा जाता है कि अपने हिप को जो है वो रेस करे फ्रॉम द बेड, हिप को जो है रेस करे, मूव टुवर्ड्स सीलिंग, और इस पोजीशन में होल्ड रखे इस पोजीशन को फॉर 10 to 15 सेकेंड्स। इस तरह जो है इन पेशेंट के अंदर ब्रीजिंग एक्सरसाइजेज भी जो है वो परफॉर्म की जा सकती हैं। तो पहले हमने डिस्कस किया स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज कौन सी होती हैं, देन हमने डिस्कस किया कि उसको स्ट्रेंथन किया है, कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैकेंजी एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज क्या होती हैं, कि किन लोगों के अंदर फ्लेक्शन बायस को यूज़ करना और किन लोगों के अंदर एक्सटेंशन बायस को यूज़ करना है। फ्लेक्शन बायस जो है, बायस का मीन क्या होगा? जिसमें पेशेंट के लिए कंफर्टेबल होगा, वो उस पोजीशन के अंदर जो है इजीली एक्सरसाइजेज परफॉर्म कर सकता है। जैसे हम बात करें डिस्क की वजह से, तो उन लोगों के अंदर हम कौन सी एक्सरसाइज प्लान करते हैं? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में जो है ट्रंक को करके उसमें डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो है परफॉर्म की जाती हैं। जैसे मैकेंजी एक्सटेंशन बायस की ये पिक्चर है, जिसमें सिंपली पेशेंट को कहा जाता है प्रोन लाइन के अंदर जो है अपने ट्रंक को बेंड करे बैकवर्ड। अब ये नहीं कि जैसे पेशेंट आएगा, कुछ लोगों को इतनी पेन होती है, कोई स्टार्ट में जो है फुल एल्बो स्ट्रेट पे जो है बेंड नहीं कर पाते, तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप जो पेशेंट की मूव किया जाता है, वो स्टेप बाय स्टेप कैसे मूव किया जाएगा। सबसे पहले पेशेंट को, अगर वो उसको पेन है, ये सिम्टम्स आ रहे हैं, वो नहीं कर सकता, तो सिंपली पेशेंट को प्रोन लाइन पोजीशन में रखा जाएगा। प्रोन लाइन पोजीशन में रख के जो होगा उसके अंडर एब्डोमेन यहाँ पे पिलो रख दिया जाएगा। जब अंडर एब्डोमेन पिलो रखा जाता है तो उससे क्या होगा कि थोड़ी सी एक्सटेंशन मिलेगी। देन उसके फर्दर मूव किया जाता है, फर्दर उसकी एल्बो बेंड पे उसे कहा जाता है कि ट्रंक को बैकवर्ड मूव करे। जब वो इस पोजीशन को भी जो है कॉप कर लेता है, फर्दर जो है मूव किया जाता है, उसको कहा जाता है कि फुल एल्बो स्ट्रेट पे जो है वो एक्सटेंशन करे। तो दीज आर कॉल्ड एक्सटेंशन बायस और मैकेंजी एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज। जिन लोगों को डिस्क हर्निएशन की वजह से शैटिका होता है, उन लोगों के अंदर जो है हम डिफरेंट एक्सरसाइजेज परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट जो बहुत मज़े की चीज़ है, जो रिसर्चेस भी कहती हैं, जो यूज़ भी की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड नर्व फ्लॉसिंग। कि नर्व फ्लॉसिंग क्या होती है, ये नर्व ग्लाइडिंग क्या होती है। बेसिकली नर्व फ्लॉसिंग या नर्व ग्लाइडिंग का पर्पज़ ये होता है कि जो मसल्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा की जाए और मोबिलिटी को इन्हांस किया जाए, रेंज ऑफ मूवमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। दैट इज़ कॉल्ड नर्व फ्लॉसिंग और ग्लाइडिंग। अगर नॉर्मली नर्व की बात की जाए, जैसे ये नर्व क्या होती है, एक स्लैग जोन में पड़ी होती है इन दिस वे, कि उनके अंदर नर्व के अंदर स्लैग जोन होता है। जैसे ही हम मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं, जैसे मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट की रेंज में नर्व का क्या होता है, स्लैग जोन डिसअपेयर होता है। पहले नर्व स्लैग जोन में पड़ी होती है, जैसे मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं तो उसका स्लैग जोन डिसअपेयर होता है। जैसे ही मूवमेंट मिड रेंज में जाती है तो उससे क्या होती है, नर्व ग्लाइड करती है। जब एंड रेंज पे पहुंचती है तो नर्व क्या होती है, स्ट्रेच होती है। तो ये 3 फेसेस होते हैं, पहले उसका स्लैग जोन खत्म होगा, देन नर्व जो है वो ग्लाइड करती है, नर्व ग्लाइड और एट द एंड क्या होता है, नर्व की स्ट्रेचिंग की जाती है। तो दीज एक्सरसाइज का नर्व फ्लॉसिंग और नर्व मोबिलाइजेशन, नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेज। इसके लिए डिफरेंट जो है एक्सरसाइजेज और पोजिशंस को अडॉप्ट किया जाता है। मैं आपको पिक्चर से दिखाती हूँ। नंबर 1, दिस इज कॉल्ड नी एक्सटेंशन होल्ड। नी एक्सटेंशन होल्ड में क्या होगा, सिंपल पेशेंट जो होगा वो सिटिंग में होगा, जिस लेग का इश्यू होता है उस लेग को कहना है कि नी की एक्सटेंशन करे, नी को एक्सटेंड करें। फुट को डॉर्सिफ्लेक्स भी किया जा सकता है ताकि फर्दर नर्व को स्ट्रेच किया जाए। इसके अलावा पेशेंट के क्या कहा जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि अपनी नेक को एक्सटेंड करें या बैकवर्ड करें या टूवर्ड्स सीलिंग देखें और इस पोजीशन को होल्ड करें फॉर 10 to 15 सेकेंड्स। और इस तरह जो है नर्व की ग्लाइडिंग या नर्व को मोबिलाइज किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड नी एक्सटेंशन होल्ड। इसके अलावा फर्दर क्या किया जा सकता है नर्व मोबिलाइजेशन के लिए, दिस इज कॉल्ड स्लम्प स्ट्रेच होल्ड। स्लम्प स्ट्रेच होल्ड क्या होता है कि पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होगा, सिटिंग पोजीशन में उसे कहना है जिस लेग का इश्यू है वो नी को एक्सटेंड करे। फर्दर यहाँ पे फुट को डॉर्सिफ्लेक्स करने के लिए वॉल को भी यूज़ किया जा सकता है कि वॉल के अगेंस्ट जो फुट को डॉर्सिफ्लेक्स करे, या इसके अलावा जो है बेड के लास्ट पे जाके वो बेड से भी इस तरह फुट को डॉर्सिफ्लेक्स कर सकता है।
इस तरह इस पोजीशन में रखे और फर्दर नर्व को मोबिलाइज करने के लिए क्या किया जाता है कि अपनी नेक को जो है वो बेंड करे। नेक को जब बेंड करेगा फर्दर जो होगी वो नर्व मोबिलाइज होती है। तो इस तरह नर्व मोबिलाइजिंग और ग्लाइडिंग के लिए डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो यूज की जा सकती हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा इन पेशेंट के अंदर जो फिजिकल थेरेपी का पर्पस ये नहीं होता कि हमने पेशेंट को जो है वो रेस्ट देनी है, कि हमने कहना है कि आपने कोई एक्टिविटी नहीं। बेसिकली हमने उनके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना होता है, उनके पोस्चर्स को, उनके लाइफस्टाइल की जो उनके कॉजेज बन रहे हैं उनको मॉडिफाई करना है। जैसे अगर बात की जाए उनका स्लीपिंग पोस्चर, स्लीपिंग भी जो है एक कॉज होता है शैटिका की पेन को वर्स करने के लिए। पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमें रात के टाइम जो है दर्द ज़्यादा होता है, उसकी रीज़न क्या होता है कि प्रॉपर स्लीपिंग पोस्चर नहीं होता, कर्व नहीं होती, जिसकी वजह से पेन होता है। तो उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आपने ये स्लीपिंग पोस्चर अडॉप्ट करने हैं। लेट अगर वो स्पाइन लाइन में सोते हैं तो स्पाइन में क्या होगा कि पिल्लो को यूज़ किया जाए लो बैक एरिया पे, या इसके अलावा जो नीज है, नीज के नीचे जो है पिल्लोस को प्लेस किया जाए। इसका पर्पस क्या होगा कि वो जो स्पाइन है, जो उसकी कर्व्स हैं उसको मेंटेन रखा जाए, उन कर्व्स की जो एक्चुअल में जो कर्व्स हैं उनको मेंटेन रखा जाए। अगर वो स्पाइन लाइन में सोते हैं तो स्पाइन, अगर जो है साइड लाइन में सोते हैं तो उसकी क्या पोजीशन हो सकती है, पेशेंट को कहा जाता है कि दोनों नीज के दरमियान जो है पिल्लो को प्लेस करे। जब दोनों नीज के दरमियान पिल्लोस को प्लेस करता है, अगेन जो है वो स्पाइन की जो नॉर्मल कर्व होती हैं वो उसको मेंटेन करता है। तो इस तरह जो है उनकी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किया जाता है। इसके अलावा जो है बेसिकली जो है इन लोगों के अंदर आर्थोसिस भी यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे लंबर कोर्सेट की आप बात कर रहे हैं तो उनका पर्पस क्या होता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना या असिस्ट करना। तो आर्थोसिस भी यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे उन लोगों का फुट जो होता है वो किस पोजीशन में होता है, प्लांटर फ्लेक्शन में होता है, ये फुट ड्रॉप करता है। तो फुट ड्रॉप की वजह से भी उसको डॉर्सिफ्लेक्स असिस्ट करने के लिए भी आर्थोसिस यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे एंकल फुट आर्थोसिस, AFO यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा जो है उन लोगों के अंदर जो है लीफ लेट डिफरेंट आर्थोसिस डिज़ाइन होते हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। ये ऐसे आर्थोसिस जो होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, फुट को डॉर्सिफ्लेक्स पोजीशन में लेके आए, ऐसे आर्थोसिस भी यूज़ किए जाते हैं एज असिस्टिव थेरेपी के लिए। तो लंबर कोर्सेट को भी इन लोगों के अंदर यूज़ किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखा जाए कि अगर आप लंबर कोर्सेट यूज़ करें, कोई भी आर्थोसिस यूज़ करें, उसको प्रोलॉन्ग टाइम के लिए पेशेंट कंप्लीटली उस पर डिपेंडेंट ना हो। जब फर्दर उस पर डिपेंड होता है कि उसने सारा दिन पहनना है, देन उसने एक्टिविटी करनी है, तो उससे क्या होता है, फर्दर मसल वीकनेस में जाती है। तो वो फायदे की वजह से उसको नुकसान होता है। तो उसने वो तब यूज़ करना है जब वो कोई एक्टिविटी कर रहा हो जिसकी वजह से उसके सिम्टम्स जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं, तो तब वो जो है आर्थोसिस को, ये कोर्सेट्स वगैरह को यूज़ कर सकता है। देन इसके अलावा हम बात करते हैं, ये तो साइज के नॉन सर्जिकल थे कि 90% पेशेंट जो है थ्रू इसी ट्रीटमेंट के जो है वो ट्रीट किए जा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को 10% केसेस के अंदर जो है वो सर्जरी परफॉर्म की जाती है। अब सर्जरी के कौन से प्रोसीजर होते हैं वो डेफिनेटली मेडिकली जो लोग हैं वही परफॉर्म करते हैं। उसमें क्या होता है, वो जो डिस्क हर्निएट होती है, वो जो डिस्क हर्निएट होती है, जो प्रोट्रूजन करती है, उसमें सर्जरी के थ्रू उस डिस्क को रिमूव कर दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड डिस्टेक्टमी। को जो डिस्क जो प्रोट्रूजन हुई है जिसकी वजह से शैटिका के सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, उस डिस्क उस पोर्शन को रिमूव किया जा सकता है। लेमिना आ सकती है क्योंकि लैमिना होता है जो प्रोसेस साइडों पे ट्रांसवर्स प्रोसेस और पोस्टीरियर स्पाइनस प्रोसेस के दरमियान लैमिनास होते हैं। वहाँ बेसिकली इंटरवर्टिब्रल फोरामेन बनते हैं जहाँ से ये शैटिक नर्व गुजरती है। तो उन लैमिनास की लैमिनेक्टमी की जा सकती है ताकि उन लोगों के अंदर जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है जहाँ से शैटिक नर्व पास करती है, उस फोरामेन के साइज को इंक्रीज किया जा सके और वहाँ पर शैटिक नर्व की कंप्रेशन को रिड्यूस किया जा सकते। तो इस तरह इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट जो है वो की जा सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट शैटिका। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि शैटिका के बारे में। वालेकुम अस्सलाम। इंशाल्लाह। अकील कह रहे हैं मैम आल्सो कंडक्ट सेशन ऑन अपर बैक एंड सर्वाइकल पेन मैनेजमेंट इंशाल्लाह। सो हमने डिस्कस किया कि शैटिका क्या होता है, इसके कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं और पेशेंट किन साइन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है और कौन कौन से जो टेस्ट हैं परफॉर्म किए जा सकते हैं और इसके अलावा कैसे जो है उनको ट्रीट किया जा सकता है, उसकी मैनेजमेंट जो है मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिकल थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे की जा सकती है और इसके अलावा सर्जिकल है तो उसमें कौन से प्रोसीजर जो है परफॉर्म किए जा सकते हैं। थैंक यू।
नाइस प्रेजेंटेशन मैम। थैंक यू सुमैया सदफ। आप हमें थैंक यू मारू, सुपर, थैंक यू। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, नहीं तो फिर हम सेशन को जो है वो एंड करते हैं। थैंक यू सर, एंड आल्सो थैंक्स सर कि आपने मुझे इनवाइट किया और मैं अपना नॉलेज इन सब स्टूडेंट्स के साथ और बाकी प्रोफेशनल लोगों के साथ भी जो है शेयर कर रही हूँ। वेलकम सर, मुझे गाइड कर दें कि सेशन को एंड करें। इंट्रो मैं स्टार्ट में दे चुकी हूँ कि मेरा नेम डॉक्टर सायरा है और मैं जो हूँ सीनियर लेक्चरर हूँ एट एफ्रो एशिया इंस्टीट्यूट। इसके अलावा कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट भी हूँ और मेरा एक अपना प्रोजेक्ट है, एसोसिएशन है बाय द नेम ऑफ मल्टी टैलेंटेड मेडिकोस। वहाँ पे जितने भी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट लोग होते हैं, डीपीटी, आरआईटी, एमएलटी, ओटीटी, उन सब लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है, उन लोगों को वर्कशॉप, सेमिनार जो है उन लोगों के लिए कंडक्ट किया जाता है। थैंक यू। ओके, कोई बात नहीं इसमें या जी सर, दिलीप बताइएगा। एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज दी जा सकती हैं। अगर उसका कॉस्ट जो है वो डिस्क हर्निएशन की वजह से हो रहा है तो उन लोगों के अंदर एक्सटेंशन बायस की एक्सरसाइजेज जो है वो यूज़ की जा सकती हैं। ओके, एमटीएम के लिए आपको फेसबुक पेज है मल्टी टैलेंटेड मेडिकोस का, आप वहाँ जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर निदा एंड डॉक्टर दिलीप। आई थिंक यहाँ पे सेशन को जो हम एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।